नारी सशक्तिकरण के दौर में भारतीय महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खेलों के क्षेत्र में तो महिला खिलाड़ियों का विशेष योगदान रहा है, जैसे पीटी उषा, बछेंद्री पाल, गीता बबीता, अलका तोमर आदि। इन्हीं के बीच उभरता है एक नाम भावना शर्मा का, जिन्होंने जूडो के क्षेत्र में राष्ट्र का नाम रोशन किया है। भावना शर्मा मध्यम परिवार की होनहार व प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श को छूने की पूरी कोशिश की है और कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। भावना शर्मा ने साउथ एशिया में गोल्ड के साथ साथ 8 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उनमें गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज जीते। ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी जूडो के साथ साथ बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, सैम्बो, खो खो व योगा में भी गोल्ड जीत चुकी है। आज हम आपका तारुफ ऐसे ही प्रतिभाशाली होनहार खिलाड़ी से कराने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम फर्श से अर्श तक में। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं भावना शर्मा से। आज महिला सशक्तिकरण का युग है। हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, चाहे वे प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, साहित्य एवं कला हो, शिक्षा हो या खेलकूद हो। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। इसी पहचान के रूप में हम आपसे रूबरू कराएंगे भावना शर्मा को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय परचम को लहरा चुकी हैं। नमस्कार भावना जी, स्वागत करती हूं अपने शो फर्श से अर्श तक में। नमस्कार भावना जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम भावना शर्मा है, मैं मेरठ से हूँ। खेलों में जूडो, एथलेटिक्स, सैम्बो और इसके अलावा भी अन्य खेलों से मैंने अपनी पहचान बनाई है। जी भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने पहचान खेलों से बनाई है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने खेलों की शुरुआत कब करी थी? मैंने खेलों की शुरुआत 99 में करी थी, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। जी, तो पहला गेम मैंने एथलेटिक्स खेला था, 100 मीटर रेस। जी, सबसे पहले आपने किस स्तर पर खेले थे, मतलब स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? मैं सबसे पहले स्कूल लेवल पे खेली थी, जहाँ पे मुझे चैम्पियनशिप मिली थी एथलेटिक्स के अंदर। जी, तो आपने खेलों में अपनी जो पहली सफलता पाई वो फर्स्ट क्लास में पाई? हाँ जी। जी, इसी के साथ भावना जी, हम आपका फैमिली बैकग्राउंड जान सकते हैं? आप किस परिवार से थीं? आपके घर में क्या कंडीशंस थे जब आपका बर्थ हुआ? आपकी फैमिली ने आपको स्टार्टिंग में गेम्स दिए क्या? मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। बहुत ज़्यादा सैलरी स्केल नहीं कह सकते हैं, एक मध्यम परिवार की जितनी आय होती है उतनी ही मेरे परिवार की थी। हम 3 बहनें थे, जिसमें मेरे माता पिता ने मुझे खेलों में बहुत सपोर्ट करा। मैंने जब बोला, जहाँ बोला, उन्होंने मुझे कोचिंग कराई, खेलों में आगे बढ़ाया। कभी किसी भी खेल में जाने से उन्होंने मुझे मना नहीं करा। भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फ़र्स्ट क्लास में चैम्पियनशिप बनी थी, तो उसके बाद आपकी फैमिली का, आपकी सोसाइटी का आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही? मेरे सोसाइटी वाले इतने खुश नहीं थे, लेकिन मेरे घर वाले बहुत खुश थे। उस टाइम पे जब हम लोग खेल के आते थे तो हमारे पापा हमारे आगे बढ़ाने के लिए, हमें प्रोत्साहन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करते थे। तो मेरे पापा भी, मुझे आते ही शाम को मुझे इंतज़ार रहता था, मैं अपने मेडल सजा के बैठी थी कि पापा आएंगे और मुझे गिफ्ट देंगे। मेडल्स देखे तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, जिसको देख के बहुत खुशी हुई। लेकिन वहीं पड़ोसियों ने उस चीज़ को बहुत ही नेगेटिव वे में लिया। उन्होंने बोला कि लड़की है, लड़की को आगे मत बढ़ाओ, उसको खेलों में मत डालो। मेरा गेम भी ऐसा था उस टाइम पे, एथलेटिक्स, और आपको पता है कि एथलेटिक्स की जो ड्रेस होती है उसको लेके हमारा समाज लड़कियों पे बहुत सी उंगलियां उठाता है, इसीलिए उन्होंने मुझे रोका। भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि जब आप फर्स्ट क्लास में थे तब सोसाइटी ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी कि आप एथलेटिक्स की ड्रेस पहने या कोई भी शॉर्ट ड्रेस पहने या बाहर जाएं, तो फर्स्ट क्लास से यहाँ तक का सफ़र तो आपका काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा होगा। सोसाइटी ने एक्सेप्ट कैसे करी वो चीज़? बेसिकली मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव से शहर आना
सबसे अच्छी बात है कि मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे हाथ पकड़ के यूनिवर्सिटी लेके जाते थे रनिंग कराने। उस टाइम सर्दियाँ बहुत होती थी और मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था रज़ाई छोड़ने का। वो आगे आगे जाते थे और मैं उनसे कम से कम 100 मीटर पीछे चलती थी। वो एक राउंड लेके आ जाते थे लेकिन मैं वहीं बैठी रहती थी। उस टाइम मेरे पापा सिखाते थे कि अगर आज नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे, जिस दिन आलस आ जाएगा उस दिन गेम ख़त्म हो जाएगा। अगर गेमों में आगे बढ़ना है, अपनी पहचान बनानी है, करो। उस दिन से पापा ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो वो आज तक नहीं छोड़ा। जी, तो इसके लिए आप अपने आइडल अपने पापा को मानते हैं? हाँ जी। भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जूडो जैसा गेम करती हैं जिसे जनरली मार्शल आर्ट्स कहते हैं, तो मार्शल आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के साथ लड़कियां हैं तो छेड़छाड़ भी होती ही होगी। तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आपने किसी को आप मतलब छेड़छाड़ के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई हो या किसी के साथ कभी मारपीट हुई हो? हाँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब हम लोग प्रैक्टिस करके आते थे तो मैं, मेरी सिस्टर और हम 5-6 लोग होते थे, हमेशा साइकिल से आते थे। एक बार एक लड़का हम लोगों का पीछा करता है और वो मेरी सिस्टर को छेड़ता है, छोटी सिस्टर को। मेरी सिस्टर उसको देखती रहती है, कुछ नहीं बोलती है उसको। मैं सामने शॉप से मेडिसिन खरीद रही होती हूँ, तो जब मैंने उस लड़के को देखा वो उसको गंदे गंदे इशारे कर रहा था। मैं आई, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या बोला इसने? तो वो बोलती है कि दीदी ये मुझे छेड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। वो लड़का ठेले पे था और हम लोग साइकिल पे थे, जबकि वो लड़का बहुत आगे निकल चुका था। बट हम लोगों ने साइकिल उठाई और पीछा उसका करना शुरू करा। पीछा करते 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 हम लोग ईब्स चौराहे पे पहुँचे जहाँ पे वो लड़का खड़ा था। हमने उस लड़के को उतारा और बहुत ही प्यार से मैंने जाके पूछा कि भैया आपने क्या बोला था मेरी सिस्टर को, मैं उसको लेके आई हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा नहीं आपने कुछ बोला था। और इतना कह के मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। उसको पिटता देख के वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो गई, बहुत पब्लिक इकट्ठी हुई। ये सब देख के वहाँ पुलिस वाले भी आ गए। पुलिस वालों ने मुझसे रीज़न पूछा कि क्या हुआ, आपने क्यों मारा? तब मैंने उनको रीज़न बताया तो वो मुझे थाने लेके गए और जहाँ मैंने उसकी FIR करी और वो लड़का काफ़ी दिन बंद रहा। तो भावना जी, आपकी लाइफ में तो ऐसे वाक़या होते ही रहे होंगे? हाँ जी, बहुत होते रहते हैं जी। तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल नाम मिला, मतलब पड़ोसी आपको क्या बोलते हैं फिर? सब मुझे जूडो मास्टर बोलते हैं। जी। तो जैसा कि जूडो मास्टर, तो कोई ना कोई क्वालिटी भी रही होगी। भावना जी, आप हमारे दर्शकों को एक बात बताइए कि जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है फर्श से अर्श तक, आपने अपनी ज़िंदगी में वो पल कौन सा था जब महसूस किया कि आप फर्श से अर्श पर पहुंच गई हैं? मैं 2011 में सैम्बो के लिए सेलेक्ट हुई थी, साउथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए। उस टाइम मुझे नहीं पता था, मेरे अंदर सिर्फ एक डर था कि वहाँ जाके मेरे साथ क्या होगा। मैं यहाँ प्रैक्टिस करती थी, मुझे अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा था, लेकिन किस्मत पे भरोसा नहीं था। बस मेरे दिल में जिस दिन मैं यहाँ से फ़्लाइट में बैठी, मेरे सिर्फ दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं खाली हाथ नहीं आऊँ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने, मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, उन्होंने मेरे लिए जितना पैसा खर्च करा है, तो मैं चाहती थी कि मैं उधर से कोई ना कोई, चाहे ब्रॉन्ज मेडल आ जाए, लेकिन मैं लेके आऊँ। जब मैं वहाँ पहुँची, जिस दिन मेरी फ़ाइट अनाउंस हुई, उस दिन डर था, लेकिन मेरे कोच मेरे साथ थे। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, बेटा डरना नहीं है, जो चाहे वो करो, सिर्फ आज बेस्ट देना है और कुछ नहीं करना। वहाँ मैंने फ़ाइट लड़ी और आपको मैं एक बात बताऊँगी कि उस फाइट में, उस टूर्नामेंट के अंदर मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। और जिस टाइम मुझे मेडल पहनाया जा रहा था और नेशनल एंथम बज रहा था, जब हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो जिस देश का गोल्ड आता है उस देश का नेशनल एंथम बजता है, प्लस आपको तिरंगा उड़ाया जाता है। वो पल मेरे लिए सबसे ख़ास पल था जब मुझे लगा कि मैं फर्श से अर्श तक आई हूँ। जी, हम दुआ करते हैं कि ऐसे लम्हे आपकी ज़िंदगी में बार बार आएँ। भावना जी, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जब आप कोई मेडल लाते हैं तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। जब आप सैम्बो में साउथ एशियन में गोल्ड मेडल लाई होंगी तब तो आपके ऊपर इनामों की बौछार हो गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आपके जो रिजल्ट्स थे, आपके मेडल्स की जानकारी खेल मंत्रालय और राज्य सरकार को नहीं थी? मैंने बताया था, मैं गई भी थी, हम लोग खेल मंत्री से मिलने भी गए थे, पर उसका कोई इतना खास परिणाम नहीं हुआ। बाकी स्टेडियम ने सम्मानित किया था, स्टेडियम में जो हमारे कोच हैं उन्होंने सम्मानित किया था, 1-2 लोगों ने और सम्मानित किया था। काफ़ी स्कूलों में हमें बुलाया गया सम्मानित करने के लिए, पर गवर्नमेंट से हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिली। जब आप गए थे इंटरनेशनल खेलने के लिए साउथ एशिया के लिए, तो फिर उसका खर्चा किसने किया था? उसका खर्चा हम लोगों ने खुद अफोर्ड करा था। जी।
तो क्या आप मानती हैं कि इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं कि एक खिलाड़ी अपना खर्चा खुद उठा रहा है, उसके बाद मेडल्स पे उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इसके बाद आपको जो स्पोर्ट्स हैं, ये जो खेल हैं, इनका क्या भविष्य लगता है? भविष्य इतना खास नहीं लगता, क्योंकि यही रीज़न है जो यूपी से खेल ख़त्म होता जा रहा है। यूपी क्या, आप ये बोलिए, इंडिया से ही खेल ख़त्म होता जा रहा है। सिर्फ खेल एक रिग्रेशन के लिए रहा है। कुछ हमारी स्टेट्स ऐसी हैं जो खेलों को बहुत बढ़ावा देती हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, ये स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ खेल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी आप देखिए, यहाँ पे कोई खिलाड़ी कितने भी पदक लेके आए, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, कोई उसको नहीं पूछता। 2 दिन अखबारों में नाम आता है, तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। भावना जी कहते हैं कि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता। आपने साउथ एशियन गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद भी कोई ना कोई आपकी एक ऐसी ख्वाहिश रही होगी जिस पर आप अब भी पहुंचना चाहें, जो कि आपका लक्ष्य भी कहा जा सकता है। मेरा लक्ष्य है, मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं अभी प्रयास कर रही हूँ। अभी मैं एक टीचर भी हूँ, स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, उसके साथ साथ मुझे खेल भी होते हैं मेरे, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, प्लस मैं अपनी रात को तैयारी भी करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे समय नहीं मिलता। भावना जी, IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं आप? हाँ जी। जी, तो उसके लिए तो आपको काफ़ी बिजी शेड्यूल चाहिए, पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता होगा। तो आपके खेलों से आपके शैक्षिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? मेरे खेलों से शैक्षिक जीवन पर कोई इतना खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैं खेल के आती थी तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, हम लोग 3 बहनें थे और हम लोगों के काम बटे हुए थे कि बड़ी दीदी खाना बनाएंगी तो एक बर्तन साफ़ करेंगे। जब मैं खेल के आती थी तो मेरे को हमेशा शाम का काम करना होता था। सुबह मैं स्कूल में रहती थी, सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस, फिर स्कूल, फिर प्रैक्टिस, फिर शाम को मैं घर। तो मैं इतना थक जाती थी कि मैं जानबूझ के लेट आती थी। और मेरी दीदी इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा मेरे हिस्से का खाना बना के रखती थी, क्योंकि खाना मुझे बनाना होता था शाम को। तो मुझे पूरे दिन प्रैक्टिस में ही रहता था कि अगर मैं जल्दी पहुंच गई तो मुझे खाना बनाना घर पड़ेगा, में काम ना करना पड़े। घर में काम ना करना पड़े। इसीलिए मैं जानबूझ के प्रैक्टिस लेट तक करती थी और लेट आती थी। अब मेरी दीदी इंतज़ार करती थी अब आए, लेकिन वो इतनी अच्छी थी, अगर मैं जल्दी भी आ जाती थी वो थोड़ा गुस्सा करती थी, डांटती थी, लेकिन वो मेरे को खाना बना देती खाना बना के रखती थी। जी। भावना जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत नॉटी हैं, और ये कौन सी नॉटी बना है कि आपके बारे में हमें पता चला आपको स्कूटी ना प्रेफर करके आप बाइक चलाती हैं? हाँ, मैं जब प्रैक्टिस करने जाती थी तो मेरे सामने लड़के स्टंट मारते थे बाइक से। मुझे बहुत फील होता था कि मैं लड़की होके मैं क्यों नहीं कर सकती। एक दिन मैं गुस्सा होके गंगानगर में जाके बैठ गई प्रैक्टिस के बाद। मेरे साथ वालों ने पूछा कि घर नहीं जाना आज? मैंने कहा नहीं, आज घर नहीं जाना है, आज मैं बाइक सीख के जाऊँगी। सब बोले कि बच्चापन है, ऐसे नहीं होता, एक दिन में बाइक नहीं आती। मैंने कहा नहीं, आज मुझे बाइक ही सीखनी है। मैंने एक साथ वाले को स्कूटी दी और उसको बोला कि ये बताओ बाइक कैसे चलाते हैं। उस दिन मुझे बताया गया कि कहाँ गियर होते हैं, कहाँ क्लच होते हैं। मैंने बाइक ली। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइक चलाई, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मन में था कि नहीं, आज मैं करके ही दम लूँगी। और यही था कि उस दिन मैंने बाइक चलानी सीख ली। नेक्स्ट डे आके मैंने अपनी खुद की बाइक निकाली और चला के मैं उसे लेके गई। और यही रीज़न है कि आज तक मैं बाइक चलाती हूँ, मैं कभी स्कूटी नहीं चलाती। जी। भावना जी, खेलों के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ जो एडवेंचरस कैंप्स होते हैं उनमें जाना, या ऐसी एक्टिविटीज़ करना। दूसरा, जिस काम के लिए सब मना कर दें कि ये काम नहीं करना है या ये काम नहीं हो सकता, वो काम मुझे करना बहुत पसंद है। और स्विमिंग करना मुझे पसंद है। उसके अलावा बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना नई नई चीज़ें, ताकि वो भी खुश रहें। दर्शकों, आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं भावना शर्मा जी की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। कुछ और भी खट्टी मीठी बातें करेंगे भावना शर्मा जी से, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम फर्श से अर्श तक।